ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछली जो वीडियोस में थे बात कर रहे थे आपका जो टॉपिक हमने लिया था उसका नाम था विटामिन्स एवं पोषण। इस पर हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मगर अभी हमारा पढ़ने का पर्पस है कि टीजीटी पीजीटी की होम साइंस की परीक्षा, क्योंकि उस परीक्षा में भी आपका जो ये टॉपिक है विटामिन्स और पोषण बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए यानी परीक्षा नज़दीक देखते हुए हमने ये टॉपिक एमसीक्यू टाइप में लिया है। इसमें फुल डिटेल में पढ़ने के लिए काफ़ी दिन लग जाएंगे, तो हमने क्या करा है कि एमसीक्यू टाइप में पूरा पेपर हम इसे देख लेंगे, यानी पूरे टॉपिक को हम देख लेंगे, कवर कर लेंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। इस पर हम पहली वीडियो बना चुके हैं, आज हमारी ये दूसरी वीडियो होगी और हम कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो पहले देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में हल्का सा मीठा होता है, अगर उसे मीठा ना करा जाए तो भी वो मीठा होता है। तो वो किसकी उपस्थिति के कारण मीठा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लैक्टोज। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध में विद्यमान आपका सैकेराइड है, तो ये आपको बताना है सैकेराइड क्या है। तो ये भी आपका क्या है, लैक्टोज है, याद रखिएगा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, यह दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज और ग्लूकोज से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो दूध कौन से बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो वह आपका है लैक्टोबैसिलस। इसके कारण हमारा दूध खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो वो है हमारा बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है। तो आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला हो जाता है। तो गाय का हल्का पीला दूध होता है आपका कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट देखिए, कैरोटीन के बारे में देख लेते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र क्या है, तो आपका C40H56 यानी H56 है। ध्यान तब है कि दूध एक विजातीय पदार्थ है, याद रखना। आपका हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट है जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या क्या है निलंबन या पायस के रूप में सदैव द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। आपकी कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन और आपकी है लैक्टोज के साथ साथ आपकी ब्यूटीरिक एसिड की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा कैसीन के साथ कैरोटीन की, पीले सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ कैसे हैं, तो यहाँ पे है कैसीन के साथ कैरोटीन की, जिसका कारण उसकी किसकी उपस्थिति है, इन दोनों की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने कैरोटीन का सूत्र देखा ही था, C40 और O56, याद रखिएगा। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो भैंस के दूध में 7.2% औसत वसा की मात्रा होती है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2 होती है, जबकि गाय के दूध की औसत वसा की मात्रा आपकी 3.5 या फिर 4% होती है। बताते हैं भैंस के दूध से गाय का दूध बहुत हल्का होता है, इसलिए छोटे बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा भैंस के दूध की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चल दे। दूध को पचने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो जो मानव शरीर है
उसमें ये 2 एंजाइम है वो कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, ये आपको बताना है। 2 वर्ष, 3 वर्ष। और यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा वर्ष है, कौन से वर्ष में ये लुप्त हो जाते हैं मानव शरीर में। तो यहाँ पे जो भी एंजाइम है उन्हें हम देख लेते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष और ऑप्शन देखते हैं 5 वर्ष और 8 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है, मगर इसने एक्सप्लेन में कहा है कि कितने वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। सामान्यतः रेनिन और लैक्टस एंजाइम को मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाता है और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। तो ये कहाँ लुप्त हो जाते हैं, आपके 6 से 15 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन कुछ गड़बड़ है इसके, तो इसलिए इसका नहीं माना गया कोई भी ऑप्शन। तो देखिए 2 से 3 वर्ष की आयु में क्या होता है, ये क्षीण होना यानी कम होना चालू होते हैं और 6 से 5 वर्ष की 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य ये लुप्त यानी ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो क्या है दूध के प्रोटीन को, वो है रेनिन एंजाइम है। नेक्स्ट देखिए कैसीन दूध होता है या होती है, तो कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको अभी हमने देखा ही था, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो हमारा कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो वो हमारी है कैसीन। कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ये आपको बताना है कि ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो वो हमारा प्रोटीन से, जिन्हें हम टिश्यूज बोलते हैं, उनका निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो अनिवार्य तथा अनिवार्य दोनों प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है, तो वो हमारा है प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जैव रूपांतरण है, तो वो हमारा है ATP ADP। ये मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से और क्वेश्चन है। सूची यहाँ पे तो 2 मैचिंग दी है, अणु दी है, उपस्थिति तत्व दिए हैं। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और पीतल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, क्या है वो राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा राइट आंसर है। तो विटामिन B12, हीमोग्लोबिन और आपका है क्लोरोफिल और पीतल। तो यहाँ पे जो आपका है B12 किस में होता है, यानी B12 में क्या होता है, तो आपको पता ही है कि कोबाल्ट B12 में होता है, हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है। और आपका है क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, ये मैग्नीशियम होता है। पीतल में क्या होता है, आपका तांबा होता है, क्योंकि पीतल की टिक है पीतल का निर्माण किससे होता है, तांबे के साथ। ठीक है, डी का क्या है 3। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1। नेक्स्ट चलते हैं, आज इस तरह आप इसे देख सकते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन में लोहा है, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम है, जबकि पीतल में तांबा है। नेक्स्ट देखिए, फिर एक आपका पेयर्स आ गए हैं, इसमें मतलब जोड़े हैं काफ़ी, और जोड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपको एक नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी, और एक पता है तो पूरा एक से ही निकल आता है। कभी कभी एक से नहीं निकलता, नहीं तो अमूमन एक से निकल आते हैं जोड़े। तो चलिए देख लेते हैं, और नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे। तो अगला देखिए कौन सा है, ये वाला हो ही गया। अब नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है, ये क्या है हीमोग्लोबिन, आपका आयरन है यानी लोहा है। खाने का नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। आप कपड़े धोने का सोडा क्या होता है, आपका कपड़े धोने का जो सोडा होता है, इसे देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो उसको खाने का नमक सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम यहाँ पे शॉर्टकट में दे रखा है। आयरन हीमोग्लोबिन है आपका, और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे सब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि
सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, जबकि ये क्या होता है? कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका B12 है, हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है और चल्कोपाइराइट है। तो चल्कोपाइराइट हमारे लिए थोड़ा अलग है, तो इसे हम देख लेते हैं चल्कोपाइराइट को। तो हमें ऑप्शन मिलाने हैं। सबसे पहले आपको पता ही है विटामिन B12, तो विटामिन हीमोग्लोबिन कहाँ है? यहाँ पे लोहा, ये आ गया। आयरन में क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल है कोबाल्ट में, आपका हो गया यहाँ पे B12। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? सारे जोड़े मिला लेंगे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल है और आपका विटामिन B12 में क्या होता है? आप बता सकते हैं कि क्या होता है ऑप्शन में? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ए। सारे जोड़े मिलाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए, यानी एक का यहाँ पे आ गया कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन का क्या हो गया? यहाँ पे लोहा हो गया। आपका क्लोरोफिल का क्या हो गया? क्लोरोफिल होगी मैग्नीशियम। और आपका चाल्कोपाइराइट क्या है? चाल्कोपाइराइट आपका 3 यानी तांबा, कॉपर के मिश्रण है। चाल्कोपाइराइट में क्या होता है? तांबा। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन B12 कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? लोहा, आयरन है, क्लोरोफिल क्या है? मैग्नीशियम है, चाल्कोपाइराइट क्या है? तांबा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑप्शनों को। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास और क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? एक का क्या है? 4 है, यानी थायमिन है। विटामिन B1 यानी थायमिन हो गया। आपका है आपका दूसरा है विटामिन B2, तो ये विटामिन B2 क्या है आपका है राइबोफ्लोविन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। विटामिन B6 का क्या है? तो विटामिन B6 आपकी पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B12 क्या है? तो आपको विटामिन B12 बताना है, वो हमारा कोबालमाइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B12 को आपका है कोबालामाइन बोलते हैं, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी आपके सामने युग्म दिए गए हैं और सुमेलित युग्म को पूछा जा रहा है। तो आपका विटामिन B12 तो आपका रिबोफ्लोविन है, यही यहाँ पे केवल सही है, जिसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज। तो यहाँ पे कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो वो हमारा गंधक। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो है विटामिन C पाया जाता है, क्योंकि पपीते में मुख्यतः विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो वो हमारा है दूध। दूध विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम, पपीता, गाजर ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। अल्फा क्रिएटिन आपके अल्फा क्रिएटिन का प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। किसमें उपस्थित रहता है? त्वचा में। नेक्स्ट चलते हैं, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह क्रिएटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील है तथा संरचनात्मक तथा तंतुबद्ध होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि भी आपके अल्फा क्रिएटिन पाए जाते हैं, यानी जिन्हें कटने पर आपको दर्द नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? आपका अल्फा क्रिएटिन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
किन सभी तत्व प्रोटीन में विद्यमान होता है, ये आपको बताना है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। जिसमें से कौन सा तत्व है जिसमें प्रोटीन विद्यमान होता है? तो सभी में प्रोटीन विद्यमान होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? तो वृद्धों में उच्चतर तथा तरुणों में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? तो आपको बतानी है। 300 ग्राम से आपका है 27 ग्राम, आपका 37 ग्राम, 40 ग्राम और 45 ग्राम। तो क्या है सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा? तो वो हमारी रहती है 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वो हमारा है 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, उसके रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए जो एक आपका 106 का राइट आंसर है वो हमारा है। ऑप्शनों को देख लेते हैं कि ए सही है, वह कम मोटा होता है। दूसरा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, ठीक है आपका। और तीसरा क्या है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये तीनों ही उसके राइट आंसर है, तो हमारा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टार्च और सेलुलोज पर हर बार होम साइंस में एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों बहुलक हैं, दोनों वनस्पति उद्भव है, सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो वो हमारा स्टार्च, वो क्या है, लार की सहायता से पच जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को क्या है, हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो वो हमारा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल के अभाव के कारण बस त्वचा शुष्क तथा सिल्की हो जाती है। जड़ों में पीला होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 यानी थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। निम्नलिखित में से किस में कुपोषण होता है? तो अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। तो आपको यहाँ पे देखना है जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो यानी ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्या है, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं 2 3 कौन से हैं। कि अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। कुपोषण का होता है संबंध, अत पोषण से नहीं, इन दोनों से होता है कुपोषण। यानी कु माने होता है कुपोषण, यानी उसमें पोषण नहीं होना। अल्पोषण यानी अंडर आपका है, आपका यहाँ पे देखिए असंतुलित पोषण से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका
नेक्स्ट देखते हैं हम और क्वेश्चनों को, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है। दूध का धवल रंग ये कर ही चुके हम। पेज कहाँ गया? पपीते में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। और यहाँ पे ये हो ही चुका है, ये हो ही चुका है। ये हाँ, ये आ गया अंडर वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। मेरा अंडर न्यूट्रिशमेंट और आपका है आपका अनबैलेंस्ड, यानी यहाँ पे असंतुलन का पोषण होता है, ठीक है ना। क्वाशोरकर, इसमें क्या होता है, भुखमरी भी हो जाती है तथा एक रोग और होता है जिसको क्वाशोरकर कहते हैं। ये भी आपके कुपोषण व्यक्ति को ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो किसके चयापचय से अधिकतम ऊर्जा मिलती है ये आपको बताना है। तो वो हमारा है वसा। वसा हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, मगर वसा से ऊर्जा लेना अपने आप में एक खतरनाक है, क्योंकि वसा क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी आपसे बहुत ज़्यादा वर्क करवाना चाहती है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। तो आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या रहेगा। तो वो रहेगा हमारा बी, यानी 1, 3, 1, 2 और हमारा 4। तो इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। तो वो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 4, यानी मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। आपका देखिए, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। असली किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी बताना है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो वो है आपका ओमेगा 3 बसीय अम्ल। किसका है वो? ओमेगा 3 बसीय अम्ल का है अलसी। नेक्स्ट देखिए, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम, पोटेशियम और लोहा। कैल्शियम और पोटेशियम आपको बताना है क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका पोटेशियम और लोहा, कैल्शियम और लोहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है बी, यानी कैल्शियम और पोटेशियम, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। विटामिन्स क्या हैं? बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या रहेगा इसमें। यहाँ पे देखिए, राइट आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। आर क्या कह रहा है कि विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।
तो मानव शरीर की बात हो रही है तो उसमें ग्लाइसिन आपका है, आपका सेरीन और आपका है टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है। तो वो यानी कि ए क्या है, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल नहीं होने चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो कौन है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ये क्या करती है कि अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं। हम छठे पेज पे थे, 7वें पे आ चुके हैं हम। इसमें देखिए हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय। तो यहाँ पे क्या है? शरीर की ऊष्मा का क्षय किसके विरुद्ध काम करती है? शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध काम करती है। किसके चयापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा के चयापचय उपक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। कोशिश करेंगे अब पेज ना भागे क्योंकि हर बार पेज भाग रहा है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है तो वो है हमारा प्रोटीन का। जी हमारा शरीर में क्या है? प्रोटीन का कम से कम 80% पदार्थ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसाओं की रचना में केवल एक खाद्य आवंद होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और यहाँ पे क्या है? असंतृप्त वसाओं की रचना में केवल एक अवध होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। यानी क्या है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो क्या होता है? मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल ये मछली में होते हैं। आहार उत्पादकों के आपके विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादकों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम साइंस की दृष्टि से देखिए। और इसमें देखिए क्या है आंसर? नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा देखिए, कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पादन वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। दूसरा देखिए, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतया उपभोक्ताओं के आपके हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाते। इनमें से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है ये सही, आपके 1, 2, 3 सही कथन है। तो यहाँ पे 3 ही कथन दिए हैं, तीनों ही सही हैं। उसने क्या कहा है? अपने प्रोडक्ट पे क्या लिखा है? आपका है ट्रांस वसा, ट्रांस फैट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने इस तरह का अपने प्रोडक्ट पे लिखा है तो उपभोक्ताओं के लिए कि कंपनी ने आहार उत्पादन हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं किया जो व्यक्ति को हार्मफुल पहुंचाते हैं। दूसरा उसने कहा है कि कंपनी के आहार उत्पादक पशु उत्पन्न वसा यानी डालडा वगैरह होती है उससे भी निर्मित नहीं है। तीसरा उसने कहा है कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यता उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यानी किसी भी तरह से उसकी हृदय वाहिका जो उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी
उसकी किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है उसके लिए। तो इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। ट्रांस वसा पढ़ लेते हैं। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब आपका LDL यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे HDL यानी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों का कथन सही है, क्योंकि ट्रांस वसा क्या होती है? पशुजनित होती है। तो आज हमने क्या करा, अपने विटामिन तथा पोषण से संबंधित सारे MCQ टाइप के क्वेश्चनों को कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी ब्लड पर लाएंगे, यानी खून से संबंधित जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लड से संबंधित, हम आज उन्हें पूरा करेंगे। और ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आपका E-लर्निंग विद हिना मैम चैनल के नाम से है, तथा उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आपको क्या करना है कि इजीली बस वहाँ से उठा लेनी है, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेन दिया है, सब कुछ समझने को दिया है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने तो केवल आपको आंसर कराए हैं, जिससे एक रिवीजन आपका हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा इस तरह का कंटेंट आपको कैसा लगे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम अपनी ब्लड पर लाने वाले हैं, क्योंकि ब्लड से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर बात करें TGT PGT की, तो वहाँ पर भी खून आपके ब्लड से संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं कि सर्वदाता कौन है, सर्वहारा कौन है या सर्वग्राही कौन है, इस तरह से। तथा उसमें अगर आपको ये प्रयास कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इस तरह के MCQ टाइप क्वेश्चनों पर अपने टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए तब तक धन्यवाद, और अगली वीडियो में आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कोविड से सुरक्षित रहिएगा तथा मास्क लगाकर ही बाहर जाइएगा। धन्यवाद एंड टेक केयर।